बताइए जरा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को गलत काम करके भी बचते हुए देखा हो? कभी ऐसा लगा हो कि जिसने अन्याय किया वो चैन से जी रहा है और जिसके साथ अन्याय हुआ वो कहीं कोने में टूटकर बिखर गया है? हमारे राज्य में ऐसे उदाहरण ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस टीवी ऑन कर लीजिए। राजनीति हो या रोजमर्रा की जिंदगी, हर जगह ऐसे चेहरे मिल जाते हैं जो बार बार पाप करके भी कानून की पकड़ से बाहर रहते हैं। और तब हमारे भीतर एक अजीब सी जलन, एक असहाय गुस्सा पैदा होता है। पीड़ितों के लिए बुरा लगता है और अपराधियों के लिए नफरत। यह भावना सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं होती, शायद इस दुनिया से बाहर जो ताकतें हैं उनके भीतर रहती यही भावना जन्म लेती है। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार पाप करके बच निकलता है तो कभी कभी दूसरी दुनिया से न्याय उतर आता है। आज की कहानी में आप उसी न्याय के गवाह बनने वाले हैं। कहते हैं न पाप बाप को भी नहीं छोड़ता, और शायद बाप भी पाप को नहीं छोड़ता। आज हम सुनेंगे, शाम ढल चुकी थी। आसमान पर काले बादल किसी क्रुद्ध जानवर की तरह गर्जना कर रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि आंगन में खड़ा पीपल का पेड़ बार बार कांप उठता। ऐसे मौसम में आमतौर पर कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, लेकिन तभी ठक 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 सदर दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। पल्लवी जो रसोई में चाय चढ़ा रही थी चौंक कर मुड़ी। इतनी बारिश में अब कौन आया होगा? उसका दिल अनजानी आशंका से धक धक करने लगा। वह जल्दी से सीढ़ियां उतरकर दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने खड़ा था एक युवक, हेलमेट पहने हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उम्र शायद 26-27 साल, सांवला रंग, हल्की दाढ़ी, नीली टी शर्ट और काली पैंट। उसके हाथ में एक गत्ते का डिब्बा था। मैडम, आपके लिए पार्सल है। पल्लवी की भौहें सिकुड़ गईं। पार्सल? यहां इतने सुनसान गांव में, और वह भी ऐसी बारिश में? किसका पार्सल? युवक ने डिब्बे को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा। आपका ही है। पल्लवी कुछ कहती, उससे पहले पीछे से उसका पति सुब्रत सीढ़ियों से उतर आया। कहां से है? उसने सख्त आवाज में पूछा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट? युवक ने सिर हिलाया। नहीं सर, किसी ने खुद भेजा है। सुब्रत ने डिब्बे को हाथ में लिया। किसने भेजा है? लेबल पर लिखा है सर। बारिश में डिब्बा भीग चुका था, लेबल धुंधला हो गया था। फिर भी दोनों झुककर नाम पढ़ने की कोशिश करने लगे, और तभी एक नाम आंखों के सामने स्पष्ट हो गया। प्रदीप सरकार। पल्लवी के हाथ कांपने लगे। डिब्बा उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। सुब्रत का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि प्रदीप सरकार पल्लवी के पिता थे और वे 15 दिन पहले मर चुके थे। डिलीवरी बॉय ने दोनों के चेहरे देखे। उससे शायद कुछ गड़बड़ लगी। अगर पेमेंट नहीं है तो मैं चलता हूं सर, सुब्रत ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ हाँ, जाइए। लड़का एक पल भी रुका नहीं, लगभग भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। ऊपर के कमरे में सन्नाटा छा गया। टेबल पर वह डिब्बा अब भी रखा था। कई मिनट तक दोनों कुछ नहीं बोले। आखिरकार सुब्रत ने चुप्पी तोड़ी। यह सब क्या है? पल्लवी ने अपने आंचल से माथे का पसीना पोंछा और जबरदस्ती मुस्कुराई। शायद डिलीवरी वाले से गलती हो गई। नाम तो पानी में धुंधला था, उसने ठीक से देखा भी नहीं होगा। सुब्रत ने हल्की सी राहत की सांस ली। हाँ, शायद यही हुआ होगा। फिर डिब्बा खोलते हुए बोला, आखिर मरा हुआ इंसान पार्सल कैसे भेजेगा? कहते कहते उसका हाथ अचानक रुक गया। डिब्बे के अंदर से जो चीज उसके हाथ में आई उसे देखकर पल्लवी की चीख निकलते निकलते रुक गई। सुब्रत के हाथ में जो चीज थी वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। एक छोटा सा पुराना इनहेलर, दम के मरीज जिसे सांस लेने के लिए आखिरी सहारे की तरह पकड़ कर रखते हैं।
प्लास्टिक का रंग अब मटमैला पड़ चुका था, मानो उस पर वक्त की राख जम गई हो। पल्लवी की आंखें उस इन्हेलर पर जमी रह गईं। उसकी सांस तेज हो गई, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। वही इन्हेलर जो उसके पिता प्रदीप सरकार हमेशा अपने पास रखते थे। सुब्रत की उंगलियां कांपने लगीं। ये वही है ना? पल्लवी ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया, मानो उसके गले में आवाज ही अटक गई हो। सुब्रत ने घबराकर डिब्बे के अंदर और देखा, शायद अंदर कुछ और हो। पल्लवी लगभग छीनते हुए डिब्बा लिया। उसके भीतर से एक छोटी सी मोड़ कर रखी कागज की पर्ची निकली। पल्लवी ने उसे खोलते ही कुर्सी धप्प से बैठ गई। सुब्रत ने पर्ची पढ़ी। बगीचे के उत्तर पूर्व कोने में आम के पेड़ के नीचे। सुब्रत की पलकें झपकना भूल गईं। यह लिखावट? उसने धीरे से पूछा। पल्लवी ने कांपती आवाज में कहा, पापा की है। मुझे पूरा यकीन है, हर अक्षर, हर मोड़, ये पापा की हैंडराइटिंग है। सुब्रत अचानक खड़ा हो गया। चलो अभी। पल्लवी कुछ कहती उससे पहले ही सुब्रत सीढ़ियां उतर चुका था। पीछे का दरवाजा धड़ाम से खुला। बारिश तेज हो चुकी थी। बगीचे की गीली मिट्टी पैरों के नीचे फिसल रही थी। सुब्रत सीधे उत्तर पूर्व कोने की ओर भागा। वहां एक पुराना आम का पेड़ था। सुब्रत ने इधर उधर देखा, फिर पास पड़ी एक टूटी हुई लोहे की कुल्हाड़ी उठाई और खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी गीली थी, हाथों में चिपक रही थी। लगभग 1 हाथ गहरा गड्ढा करने के बाद सुब्रत हांफते हुए रुक गया। उसने मिट्टी टटोली, फिर धीरे से सिर उठाकर पल्लवी की ओर देखा। यहां नहीं है। पल्लवी का सारा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। यहीं तो तुमने। वाक्य पूरा नहीं हो पाया। सुब्रत ने सिर्फ सिर हिलाया। हां, यही वह जगह थी जहां उन्होंने पहला इन्हेलर छुपाया था। पल्लवी को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने सुब्रत का हाथ पकड़ लिया। चलो अंदर चलो, यहां कुछ ठीक नहीं है। ऊपर के कमरे में दोनों भीगे कपड़ों में बिस्तर पर बैठे थे। मच्छरदानी गीली हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त इन सब पर ध्यान देने की मानसिक स्थिति किसी की नहीं थी। पल्लवी ने धीरे से कहा, यह कोई प्रैक्टिकल जोक तो नहीं? कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो? सुब्रत चुप रहा। अगर ऐसा है भी, पल्लवी बोली, तो पर्ची किसने लिखी? पापा की हैंडराइटिंग को कौन नकल कर सकता है? सुब्रत ने अचानक कठोर स्वर में कहा, चुप। यह बात दोबारा मुंह पर मत लाना। तुम जानती हो दीवारों के भी कान होते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ। पल्लवी उसका चेहरा देखती रह गई। वह जानती थी सुब्रत डरा हुआ है। उस घटना के बाद 3 दिन बीते। धीरे धीरे इन्हेलर और पर्ची उनके दिमाग से धुंधले होने लगे। असल में उनके पास वक्त ही कहां था। घर बेचना था, सामान शिफ्ट करना था, कटवा में नया ठिकाना बनाना था, और सबसे जरूरी प्रदीप सरकार की अथाह संपत्ति के वारिसाना कागजात तैयार करवाने थे। पल्लवी ने अपने मन को समझाया, जरूर किसी ने जलन में यह सब किया होगा। लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे पास अब पैसा है, वरना हमने सब इतनी सफाई से किया था कि कोई शक भी नहीं कर सकता। सुब्रत कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक डर जाग चुका था। कटवा में बरसात के मौसम में सामान शिफ्ट करना किसी सजा से कम नहीं था। रात का खाना खाते हुए दोनों इसी पर बात कर रहे थे। तभी डिंग डोंग कॉलिंग बेल बज उठी। सुब्रत ने घड़ी देखी। रात के 9 बज चुके थे। इतनी रात में कौन आएगा? उसकी आवाज भारी हो गई। सुब्रत ने सामने का दरवाजा खोला। पल्लवी पीछे खड़ी थी और दोनों ने एक साथ जो देखा, उनका खून जैसे जम गया। दरवाजे पर वही डिलीवरी बॉय खड़ा था, वही मुस्कान, वही हेलमेट, वही डिब्बा। एक और पार्सल है दादा,
यह वाक्य थप्पड़ की तरह उनके चेहरे पर लगा। डाइनिंग टेबल पर वह दूसरा डिब्बा रखा हुआ था। खाना वैसे ही ठंडा पड़ा रह गया। पल्लवी और सुब्रत हाथ धोकर चुपचाप टेबल के सामने आ बैठे। कमरे में अजीब सी घुटन थी, जैसे हवा सांस लेने से बुलंद इनकार कर रही हो। सुब्रत ने धीरे धीरे डिब्बा खोला। अंदर फिर वही पुराना इनहेलर और एक और कागज की पर्ची। पल्लवी ने पर्ची उठाई। मोमबत्ती की कांपती लौ में काले स्याही के अक्षर मानो रेंग रहे थे। उसने पढ़ा। सामने के बरामदे के बाहर रखा पीले कनेर का गम। दोनों की पीठ पर जैसे बर्फीली उंगलियां फिर गईं। सुब्रत ने पूरी धीरे से कहा, चलो। बरामदे में वही पीले फूलों वाला गमला रख। पल्लवी ने कांपते हाथों से मिट्टी कुरेदी। कुछ नहीं। उसने घबराकर सुब्रत की ओर देखा। मैंने यहां भी इनहेलर छुपाया था। सुब्रत ने सिर झुका लिया। अब कोई शक नहीं बचा था। कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है। सुब्रत की आवाज अब पूरी तरह टूटी हुई थी। लेकिन कैसे? पल्लवी बोली, हमने सब कुछ इतनी सफाई से किया था। डॉक्टर ने तो खुद सर्टिफिकेट में लिखा था, हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड कार्डियक अरेस्ट। हम घर पर में मौजूद भी नहीं थे। हमारा एलिबाई परफेक्ट था। सुब्रत कुर्सी पर ढह गया। हमने पापा के जन्मदिन के बहाने सिर्फ सरप्राइज देने का नाटक किया था। शिबू खाना बनाकर अपने घर चला गया था। फिर हमने इनहेलर हटा दिया और रात को वापस क्वाराटे लौट आए। सुबह शिबू का फोन आया, इनहेलर नहीं मिल रहा। जब तक हम पहुंचे सब खत्म। पल्लवी सिर पकड़कर बैठ गई। तो फिर कौन जानता है? सुब्रत ने धीरे से कहा, शायद किसी ने हमें देख लिया था। कमरे में सन्नाटा भर गया। पल्लवी ने अचानक कहा, एक बात ध्यान दी तुमने? डिलीवरी बॉय कभी साइन नहीं लेता। सुब्रत की आंखें फैल गईं। तुम कहना चाहती हो वही? हाँ, पल्लवी ने कठोर स्वर में कहा। वही हमें घुमा रहा है, वही इनहेलर निकालकर हमें डरा रहा है और वही ब्लैकमेल करेगा। सुब्रत ने दांत भींचे। अगर वह फिर आया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। 3 दिन, 3 लंबी बेचैन रातें। हर हल्की आवाज पर दोनों चौंक जाते। दरवाजे की हर चरमराहट उन्हें डिलीवरी बॉय लगती। सुब्रत हर रात टॉर्च पास रखकर सोता। डर अब छाया की तरह उनके पीछे पीछे चल रहा था। उस रात बारिश मानो आसमान फट गया हो। बिजली गायब थी। घर के कोनों में मोमबत्तियां जल रही थीं। पल्लवी धीमी आवाज में बोली, बचपन में दादी कहती थी, ऐसी रातों में अशरीरी घूमते हैं। सुब्रत हंसने की कोशिश करता है। बकवास। लेकिन उसकी आवाज खुद डर से खाली नहीं थी। तभी ठक ठक। सुब्रत टॉर्च लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोला। वही डिलीवरी बॉय। आज उसके हाथ में कोई डिब्बा नहीं था। आज गलती हो गई सर, पड़ोस के घर का डिलीवरी था। मुड़कर जब तभी सुब्रत ने देखा लड़के के पैरों के पास एक लिफाफा गिर पड़ा। पल्लवी झपट कर उसे उठाया, फाड़ा। अंदर लिखा था, क्या सच को सचमुच मिट्टी में बात दबाया जा सकता है? सुब्रत का दिमाग घूम गया। गुस्से में वह बाहर दौड़ा। पीछे से टॉर्च से जोरदार वार। लड़का गिर पड़ा। जब होश आया, उसके हाथ पीछे बंधे थे, पैर कुर्सी से कसे हुए। सामने टेबल के पार बैठे थे पल्लवी और सुब्रत। मोमबत्ती की पीली रोशनी कमरे को और डरावना बना रही थी। पानी, थोड़ा पानी। लड़का कराहता है। पल्लवी गिलास लेकर आती है और सीधे उसके सिर पर डाल देती है। क्यों कर रहा था ये सब? ब्लैकमेल? लड़का हैरान था। मैं कुछ नहीं समझ रहा। तभी एक जोरदार थप्पड़। उसकी गर्दन एक ओर लटक गई। पल्लवी घबरा गई। सुब्रत, ये हिल नहीं रहा। सुब्रत उसका चेहरा सीधा करता है और मोमबत्ती गिरकर बुझ जाती है। अंधेरे में लड़के की आंखों की पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद मरी हुई। मोमबत्ती जमीन पर बुझ चुकी थी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। बस बारिश की आवाज और 3 सांसें। 2 जिंदा, एक नहीं। सुब्रत ने टॉर्च जलाई।
रोशनी सीधे उस लड़के के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं, जैसे किसी ने पुतलियां खींच कर निकाल ली। पल्लवी चीख पड़ी, यह इंसान नहीं है। उसकी उंगलियां सुब्रत की बाह में धंस गईं। लड़के का मुंह धीरे धीरे खुला और उससे एक ऐसी आवाज निकली जो मानव नहीं थी। इनहेलर, सिर्फ एक शब्द, लेकिन उस शब्द में दम घुटने की आवाज थी। सुब्रत पीछे हट गया। पल्लवी, ये वही है। पापा। हवा भारी हो गई। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। लड़के के सीने से सीटी जैसी आवाज आने लगी, दम घुटने की, ठीक वैसी ही जैसी प्रदीप सरकार के आखिरी पलों में थी। पल्लवी कानों पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गई। बंद करो प्लीज। लड़के का सिर झुक गया, फिर धीरे धीरे उठा। अब उसकी गर्दन अस्वाभाविक कोण पर थी। तुमने मुझे सांस नहीं लेने दी। शब्द टूटे हुए थे, जैसे हर शब्द के बीच हवा ढूंढ रहा हो। सुब्रत कांपते स्वर में बोला, हम मजबूर थे। तुम्हारी बीमारी, पैसा। लड़के ने हंसने की कोशिश की, लेकिन वह हंसी नहीं थी, वह खरखराती। मैंने सिर्फ जीना चाहा। दीवारें कांपने लगी, कमरे में दृश्य बदलने लगे। सुब्रत ने अपनी आंखों के सामने वही रात देखी। प्रदीप सरकार बिस्तर पर छटपटा रहे थे। सुब्रत दरवाजे के पास खड़ा था। पल्लवी खिड़की के पास। इनहेलर अलमारी के ऊपर, इतना पास, इतना दूर। बस 2 मिनट, सुब्रत ने कहा। शांत हो जाइए पापा। लेकिन वे 2 मिनट कभी खत्म नहीं हुए। अब वही दृश्य दीवारों पर चल रहा था। हर सांस एक हथौड़े की तरह सुब्रत के सीने पर लग रही थी। लड़के ने अपना हाथ धीरे से उठाया। रस्सियां अपने आप ढीली पड़ गईं। वह खड़ा हुआ। पल्लवी पीछे सरक गई। उसके हाथ में वही इनहेलर, नया नहीं, पुराना, प्रदीप सरकार का। मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया। डिब्बे, पर्चियां, डिलीवरी, तुम समझो, मान लो, लेकिन तुम। उसकी आवाज गूंज रही थी। अचानक पल्लवी खांसने लगी, जोर जोर से। उसका चेहरा बेके थी नीला पड़ने लगा। सुब्रत, मुझे सांस। वह जमीन पर गिर। तो भैया, सुब्रत घबरा गया। ये क्या कर रहे हो? लड़के ने इनहेलर पीछे कर लिया। मैं सिर्फ देख रहा हूं। कैसा लगता है जब हवा न मिले? पल्लवी तड़प रही थी। सुब्रत रोने लगा। माफ कर दो, मुझे ले लो, इसे छोड़ दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़के ने सिर झुकाया। एक सांस, एक जिंदगी, बराबरी। उसने इनहेलर सुब्रत की ओर बढ़ाया। फैसला उतिमवतिंग। सुब्रत ने हाथ बढ़ाया और रुक गया। उसने पल्लवी को देखा। उसकी आंखें उलट चुकी थीं, उंगलियां जकड़ी हुई थीं। वक्त खत्म हो रहा था। सुब्रत चीख पड़ा, ले लो मुझे। लड़के ने बहुत मुस्कुराकर इनहेलर पल्लवी के मुंह से लगा दिया। एक सांस, 2 सांस, 3। पल्लवी शांत हो गई। लड़का भी पीछे हटा। इंसाफ पूरा हुआ। सुबह की धूप कमरे में आ रही थी। पल्लवी बिस्तर पर तिरछुलाए सो रही थी। सुब्रत कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा, कार्डियक अरेस्ट। शॉक की वजह से पल्लवी रो रही थी। उसे कुछ याद नहीं था। शाम को डोरबेल बजी। पल्लवी दरवाजा खोलती है। एक डिब्बा, अंदर इनहेलर और पर्ची। कुछ सांसें कर्ज की होती हैं। सुब्रत के जाने के बाद घर अचानक बहुत बड़ा हो गया। इतना बड़ा, हर आवाज गूंज बनकर लौट आती। पल्लवी अकेली थी। रात में उसे नींद नहीं आती। हर बार आंख लगती, किसी के दम घुटने की आवाज सुनाई देती, सीटी जैसी, ठीक वैसी ही जैसी उस रात थी। वह कानों पर तकिया रखती, लेकिन आवाज तकिए के अंदर से भी आती। 24 यादें लौटती हैं। 1 हफ्ते बाद पल्लवी को सब कुछ याद आने लगा।
धीरे धीरे टूटे हुए टुकड़ों में इनहेलर, डिब्बे, लड़का, सफेद आंखें, सुब्रत की चीख और वह सौदा। वह जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं जिंदा हूं क्यों? सवाल कमरे में तैरता रहा। कोई जवाब नहीं। उस रात मोमबत्ती अपने आप जल उठी। पल्लवी जाग गई। कमरे में ठंडक थी, बहुत ज्यादा। पापा? उसके मुंह से अपने आप निकल गया। दीवार पर एक परछाई उभरी। वह धीरे धीरे स्पष्ट हुई। प्रदीप सरकार। उनका चेहरा थका हुआ था, गुस्से से नहीं, दुख से। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता था। उनकी आवाज सीधी दिमाग में गूंजी। सिर्फ एक सांस। पल्लवी रो पड़ी। मुझे माफ कर दो। परछाई मुस्कुराई। माफी तुम्हें खुद से मांगनी होगी और सजा वह खुद आएगी। परछाई गायब हो गई। मोमबत्ती बुझ गई। उस दिन के बाद पल्लवी हर रात उसी समय खांसने लगती। डॉक्टर कोई बीमारी नहीं ढूंढ पाए। रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, लेकिन रात 2:17 पर उससे हवा नहीं मिलती। हर रात सिर्फ 1 मिनट, फिर सब ठीक। डॉक्टर इसे पैनिक अटैक कहते, लेकिन पल्लवी जानती थी यह याद दिलाने के लिए था। 1 महीने बाद वही डिलीवरी बॉय फिर आया। इस बार साफ दिखाई दे रहा था। न सफेद आंखें, न डर। एक सामान्य लड़का। मैडम, यह पार्सल। पल्लवी ने डिब्बा खोला। अंदर इनहेलर और एक पर्ची। अब इसे कभी मत छुपाना। लड़का मुड़कर चला गया। पल्लवी दरवाजे पर खड़ी रह गई। उस रात उसने वाइन इनहेलर घर के मंदिर में रखा, दिया जलाया। पहली बार दिल से माफी मांगी, बिना किसी डर के, बिना किसी सौदे के। कमरा हल्का हो गया। हवा साफ थी। सुबह पहली बार उसे पूरी सांस आई। दरवाजे के बाहर एक आखिरी पर्ची पड़ी थी। इंसाफ हमेशा सांसों से लिखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है ये कहानी अब यहीं खत्म हो गई, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ कर्ज सिर्फ पैसों से नहीं, सांसों से चुकाए जाते हैं। अगर कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप क्या करते। अगर आप पल्लवी की जगह